मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। आज हम अपनी बीए पार्ट सेकंड की क्लास में मूल कर्तव्य पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान जब बनाया गया था तब संविधान में नहीं थे, लेकिन बाद में इनको जोड़ा गया। 1950 के संविधान में केवल अधिकारों का वर्णन था। 1976 में संविधान में जब 42वें संशोधन के माध्यम से बहुत ज़्यादा बातों को समाविष्ट किया गया, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जोड़ी गई जो लग रहा था कि हमारे संविधान में एक कमी की तरह से है, तो उसके आधार पर संविधान के चतुर्थ भाग में चतुर्थ ए अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर आधारित है। मूल कर्तव्य इसलिए जोड़े गए क्योंकि ये माना गया कि जब हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार व्यक्ति को देते हैं तो उन अधिकारों के साथ साथ राष्ट्र के प्रति उसके कुछ कर्तव्य भी सुनिश्चित होने चाहिए, ताकि वो राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा को प्रदर्शित कर सके और राष्ट्र के प्रति अपने उन कर्तव्यों की पालना कर सके, उन आदर्शों को याद कर सके जिनके आधार पर भारत स्वतंत्र हुआ था। इस आधार पर ये 10 मूल कर्तव्य इसमें जोड़े गए। इसके बाद जब 2002 में 86वां संवैधानिक संशोधन किया गया तो अनुच्छेद 51 क में संशोधन करते हुए एक 11वां मूल कर्तव्य भी इसमें जोड़ दिया गया। जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी सिलेबस के अतिरिक्त सभी विद्यार्थियों के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। हम मूल कर्तव्यों की बात करते हैं। सबसे पहला मूल कर्तव्य दिया गया है संविधान का पालन, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान। ऐसा इसलिए किया गया ताकि प्रत्येक नागरिक संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखे, उसको स्वीकार करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं को स्वीकार करे। जो भी संवैधानिक संस्थाएं हमारे यहाँ हैं, चाहे संसद है, चाहे विधानसभाएं हैं, राष्ट्रपति का पद है, न्यायपालिका है और अन्य संवैधानिक पद हैं जितने भी और संस्थाएं हैं, उन सब के प्रति निष्ठा रखें, उनका सम्मान करें और इसके साथ साथ हमारे राष्ट्र ध्वज, जो हमारा तिरंगा झंडा है, उसके प्रति और राष्ट्रगान का आदर करें। आपको मालूम है कि राष्ट्र ध्वज फहराने के नियम हैं कुछ, और इसी तरह से राष्ट्रगान के लिए भी नियम है कि जब भी राष्ट्रगान बजता है, कहीं भी बज रहा है, तो हमें उसे सम्मान देते हुए सावधान की मुद्रा में खड़े होना है। दूसरा कर्तव्य है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक जो तत्व हैं या आदर्श हैं, उनका पालन करना। प्रत्येक भारतीय नागरिक, यानी हमारा ये कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श थे, उनको हम ध्यान में रखें और उनका पालन करें। तीसरा कर्तव्य है हमारा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और जैसा हमने अपने मौलिक अधिकारों में भी पढ़ा था कि संविधान की भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए हमारे मौलिक अधिकारों पर भी रोक लगाई गई थी, प्रतिबंध लगाए गए थे कुछ, जिसके आधार पर एकता देश की बनी रहे। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम कोई भी ऐसा कार्य न करें कि हमारे देश की संप्रभुता, एकता को किसी भी प्रकार से खतरा उत्पन्न हो। इसे सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य की संज्ञा दी गई है, क्योंकि भारत एक विशाल राष्ट्र है, विशाल भूभाग के साथ साथ बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत से धर्म, भाषा, जाति। तो उसके आधार पर यह हमारा कर्तव्य है कि हम किसी प्रकार का भेदभाव या किसी भी प्रकार की घृणा, नफरत, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, नहीं फैलाएंगे और अपने देश को एक बनाए रखने में अपना पूर्ण योगदान इसमें हम लोग देंगे। चौथा कर्तव्य है हमारा देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा।
हर व्यक्ति सेना में नहीं जा सकता, ये बात हम जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें अपने देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहना है और इसके साथ साथ यदि हमें बुलाया जाता है तो हम राष्ट्र की सेवा के लिए भी तत्पर रहेंगे। इसी के अंतर्गत आप देखिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए एनसीसी, एनएसएस जैसी सेवाएं हैं जो आपको प्रेरित करती हैं देश सेवा के लिए। पांचवा कर्तव्य है भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। जैसे अभी मैंने बात की आपसे कि भारत एक विशाल भूभाग है और इसके सभी भागों में विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, बोलचाल है, रहन सहन है, खान पान है, वेशभूषा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक समरसता है। तो सभी जो देशवासी हैं वो समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग पर आधारित जो भी भेदभाव है उसको छोड़ें और ऐसी जो प्रथाएं हैं उनका भी त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। इस प्रकार एक साथ दो कर्तव्य इसमें जोड़े गए हैं। पहला है समस्त भारतीय नागरिकों के मध्य समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना और दूसरा है स्त्रियों का सम्मान करना। छठा कर्तव्य आता है समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना। भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृति है, उसकी अपनी गौरवशाली परंपरा है, उसका महत्व हम समझें और उसका संरक्षण करें। उसको किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाना हमारे राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को स्वीकार नहीं करने जैसी स्थिति होगी, इसलिए इसका हमें ध्यान रखना है। सातवां हमारा कर्तव्य है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है, वर्तमान समय के हिसाब से भी हम देखें तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव। वर्तमान में आप जानते हैं कि पर्यावरण के लिए खतरा एक बहुत बड़ी समस्या बनी और इसमें जो बातें आती हैं वो है नदी, झील, वन्य जीव, वन, इनकी हमें रक्षा करनी है ताकि हमारा क्लाइमेट सुरक्षित रहे, हमें उसे नुकसान नहीं पहुंचाना। और आप देखते हैं उसी के लिए पेड़ लगाने का अभियान है, सफाई का अभियान है, ये चलाया जाता है और उसे हमें अपनी आदत में लेना है। प्राणी मात्र के प्रति दया यानी जीवों के प्रति दया हमें रखनी है और इसीलिए आपको मालूम होगा कि अब जीवों के ऊपर प्रयोग करने पर जहाँ एक तरफ रोक है वहीं पर आप देखते हैं कि पशु और पक्षियों को मारा नहीं जाता बल्कि पकड़ कर के वनों में छोड़ा जाता है। तो वो इसीलिए है कि सभी प्राणियों के प्रति हमें दया भाव रखना है, हमारा ये कर्तव्य है। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास। ये जो कर्तव्य है नागरिक का यानी हमारा, वो हमें बताता है कि हमें मानववाद की भावना को विकसित करना है, ज्ञानार्जन करना है, यानी ऐसा नहीं है कि जो प्राचीन ज्ञान है उसमें हमें वृद्धि नहीं करनी है, उसको आगे भी हमें बढ़ाना है और निश्चित रूप से इसके माध्यम से हमें अपने देश में वैज्ञानिक भावना का विकास करना है। नवा कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि सार्वजनिक जो संपत्ति है, जैसे जो भी इमारतें हैं, सरकारी इमारतें हैं या धरोहरें हैं या महत्व की इमारतें हैं, उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। यदि ऐसा होता है तो इसकी सज़ा या इसके लिए सज़ा का प्रावधान है, दंड का प्रावधान है। क्योंकि जो सार्वजनिक संपत्ति है वो नागरिकों के पैसों से ही बनती है, यानी हम लोग जो टैक्स चुकाते हैं या हम सब मिलकर के जो कर इकट्ठा करते हैं, अपना योगदान देते हैं, उसमें उसी से सार्वजनिक संपत्ति बनती है। तो उसको नुकसान पहुंचाने का मतलब है कि हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये हमारा दायित्व है कि हम किसी भी सार्वजनिक संपत्ति, जिसमें स्कूल कॉलेज भी आते हैं, उसकी संपत्ति को हम नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और हिंसा से हम दूर रहेंगे। किसी भी प्रकार की हिंसा, तोड़फोड़ हम नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे। और 10वां कर्तव्य इसमें आता है व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास, यानी व्यक्ति अपनी गतिविधियों के माध्यम से खुद भी अपना विकास करेगा और इसके साथ साथ अपने समाज का, अपने साथ रहने वाले लोगों का, समाज का और पूरे राष्ट्र के विकास का भी प्रयास करेगा, जिससे राष्ट्र नई उपलब्धियों को प्राप्त कर सके, नए अवसरों को प्राप्त कर सके। 11वां जो कर्तव्य है वो 86वें संवैधानिक संशोधन से 2002 में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51 क में संशोधन करके। इसके अंतर्गत कहा गया था कि माता पिता या संरक्षक, जिसे अभिभावक भी कहा जा सकता है, उनका ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें।
यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा दी जाए। इसका रीज़न था कि भारत में शिक्षा का स्तर कम था जब हम स्वतंत्र हुए, और 1976 तक भी ये कम था, लेकिन तब माना गया है कि शायद हम इसको शिक्षा को प्राप्त कर लेंगे, इस लक्ष्य को। लेकिन 2002 में आकर के इस बात को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर लिया गया कि शिक्षा माता पिता के लिए बच्चों के प्रति एक कर्तव्य की तरह से है, और इसको मूल कर्तव्यों में एक स्थान दिया गया। तो ये हमारे मूल कर्तव्य हैं, वर्तमान में 11, और जब ये 1976 में बनाए गए थे तो ये 10 मूल कर्तव्य थे। हालांकि इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं कि मूल कर्तव्यों में कुछ कमी है। बेसिकली हम इसको आलोचना ना कह के कमी कहें। तो पहली कमी इसमें आती है कि ये बहुत ज़्यादा आदर्शवादी है। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों की बात कही गई है, समन्वित संस्कृति की, गौरवशाली परंपरा की रक्षा की बात की गई है। तो ये जो बातें हैं ये आदर्शवादी हैं, और सामान्य नागरिक के लिए इन्हें अपनाया जाना या इनको नापने का कोई पैमाना भी नहीं है। तो ये बात इसमें कही गई। दूसरी जो कमी इसकी बताई जाती है वो कर्तव्यों के उल्लंघन होने पे किसी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक कमी है इसकी बहुत बड़ी, कि यदि जैसे हमने बहुत सारे मूल कर्तव्य देखे, जैसे भ्रातृत्व की भावना का विकास करना है, देश की रक्षा है, राष्ट्र सेवा है, तो अगर कोई व्यक्ति इस मूल कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो निश्चित रूप से उस स्थिति में उसे दंड दिया जाना चाहिए। नागरिकता से संबंधित कुछ स्थितियों पर उसके बैन होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए, तभी व्यक्ति कर्तव्यों की पालना करेगा। या जैसे नया कर्तव्य जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य है माता पिता का। तो उस स्थिति में माता पिता को भी किसी न किसी प्रकार से बाध्य किया जाना चाहिए कि यदि वो शिक्षा नहीं दिलवा रहे हैं तो कुछ उनको इस मामले में दंड भी मिलना चाहिए। तीसरी जो कमी इसमें है वो है भाषा की अस्पष्टता। ये कहा गया है कि जो मूल कर्तव्य हैं उनमें भाषा आदर्शवादी है और बहुत स्पष्ट नहीं है कि क्या उसके माध्यम से एक नागरिक को करना है, उसकी व्याख्या पूर्णतया नहीं की गई है। और चौथी बात जो कही गई है, शासक के अत्याचार की आशंका या निरंकुशता की आशंका इसमें बनी रहेगी, क्योंकि जैसे भारत की संप्रभुता के नाम पर शासन की संप्रभुता स्थापित की जा सकती है और उस आधार पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये एक ऐसा कई बार देखा भी गया है। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। इसमें भी शब्दावली का प्रयोग जो है वो उचित तरीके से नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी इन कर्तव्यों का बहुत महत्व है, क्योंकि बिना कर्तव्य के पालन किए अगर हम अधिकारों का उपभोग करते हैं तो हम निरंकुश बन जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को बनाए रखने के लिए भी इन कर्तव्यों का समावेश किया गया है। जापान, इटली, रूस, चीन और अन्य जो यूरोपीय देश हैं, उन सभी देशों में संविधान में नागरिकों के मौलिक या मूल कर्तव्यों के साथ साथ मूल अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का उल्लेख भी किया गया है। तो भारतीय संविधान में 1976 में जब ये कर्तव्य जोड़े गए तो भारतीय संविधान भी जापान, इटली, रूस, चीन और यूरोपीय देशों की तरह उस श्रेणी में आ गया जिन्होंने कर्तव्यों का उल्लेख भी किया था। लेकिन एक इसमें ये बात ध्यान रखने की है कि हम सभी उन कर्तव्यों का पालन करें और एक नागरिक होने के नाते अपने अधिकारों का उपभोग करने के साथ साथ राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह भी करें।